हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे हम सिंधु घाटी सभ्यता के ह्रास की बात की थी और ताम्र पाषाणिक स्थलों की बात की थी, कार्यकाल की बात की, और उसमें कौन कौन सी संस्कृतियां ताम्र पाषाण कालिक समय में थी विभिन्न जगहों पर। आज हम बात करेंगे वैदिक युग की। वैदिक युग, ठीक है। तो वैदिक युग की बात करेंगे आज हम। वैदिक युग में सबसे पहले बात करेंगे ऋग वैदिक काल की, यानी कि ऋग वैदिक काल की जिसमें रचना हुई ऋग्वेद की, वो काल पीरियड। ओके। वैदिक काल तो वैसे 1500 से 600 बीसी तक माना जाता है। 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वेद का काल है और ऋग्वैदिक काल कहते हैं इसे। और 1000 से लेकर 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल, जिसमें सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना होती है। ओके। मेनली जो ऋग्वेद का काल है 1500 से लेके 1000 बीसी तक, इस टाइम पीरियड में क्या है, ऋग्वेद की रचना की गई विभिन्न ऋषियों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा, महिलाओं द्वारा भी। ओके। तो जो मेनली वैदिक काल की हम बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऋग्वेद की काल की, या पूर्व वैदिक काल भी इसे कहते हैं। पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। और दूसरा जो है वह है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी, ये टाइम पीरियड है। तो अभी हम बात करेंगे जो ऋग वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वैदिक काल क्यों कहते हैं इस टाइम पीरियड को? क्योंकि इस टाइम पीरियड में देखेंगे विभिन्न साहित्यों की क्या है, रचना होती है। जैसे 1500 से 1000 के बीसी में ऋग्वेद का, अभी हमने बात की उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का, उपनिषदों की, श्रुतियों की, वेदांगों का उत्तर वैदिक काल में रचना होती है। यानी जो पूरा काल है क्या है, ज्ञान का काल है, नॉलेज का काल है। इसी वजह से क्या है, वैदिक काल कहते हैं। या वेदों की रचना हुई 4 वेद। वेद का अर्थ ही क्या होता है? वेद मीन्स ज्ञान, नॉलेज। ओके। और ऐसा माना जाता है कि ये जो इस काल की, वैदिक काल की सभ्यता की या वैदिक सभ्यता की जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे, आर्य लोग थे। आर्य एक संबोधित करने के लिए क्या है, वर्ड है। आर्य मतलब होता है क्या, संस्कृत का वर्ड है। आर्य मतलब श्रेष्ठ। जाति नहीं थी या प्रजाति नहीं थी आर्य। ओके। तो वैदिक काल का जो निर्माण है वह आर्यों द्वारा किया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद, ताम्र पाषाणिक स्थलों के पतन के बाद, ठीक है। तो जो उसके बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेद में आर्यों के आने का। आर्य कहाँ से आए, इस पर विद्वानों का मत अलग अलग है, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट। अभी हम जो बात कर रहे हैं ऋग वैदिक काल की, तो ऋग वैदिक काल, ऋग्वेद की जो रचना हुई 1500 से 1000 बीसी के बीच में। ओके। और इस ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल में इसको विभाजित किया गया है। हालांकि जो प्रथम मंडल और 10वां मंडल है वह बाद में जोड़े गए थे। शुरुआत में क्या थे, द्वितीय मंडल से 9वां मंडल तक ही थे, 9 मंडलों तक थे। ओके। तो ऋग वैदिक काल, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। प्रथम मंडल की जो रचना की गई, उस इधर क्या है, रचनाकारों का नाम लिखा है, ऋषियों का नाम लिखा है जिन्होंने रचना की। तो प्रथम मंडल की रचना किसने की थी? मधुच्छंदा, दीर्घतमा और अंगीरा। ठीक है, 3 लोग हैं, मधुच्छंदा, दीर्घतमा और अंगीरा प्रथम मंडल में। हम यहाँ सूक्तों की बात नहीं करेंगे, श्लोकों की बात नहीं करेंगे क्योंकि पूछे नहीं जाते हैं। हो सकता है कि मंडल वाइज देकर ऋषियों के नाम क्या है पूछे जा सके। तो प्रथम मंडल का मधुच्छंदा, दीर्घतमा और अंगीरा द्वारा क्या है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना की गई। द्वितीय मंडल की रचना ऋषि गृत्रशमद द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ऋषि गृत्रशमद। तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र द्वारा की जाती है, ऋषि विश्वामित्र द्वारा। और इसी तृतीय मंडल में क्या है, हमें गायत्री मंत्र मिलता है।
मंडल याद रखेंगे, इसमें बहुत सारे सूक्त हैं, ठीक है। अभी सूक्तों की बात नहीं की, हर एक मंडल में सैकड़ों सूक्त हैं, ठीक है। तो उसी एक सूक्त में क्या है, गायत्री मंत्र भी दिया गया है। तृतीय मंडल में विश्वामित्र के द्वारा रचना गायत्री मंत्र, और इसी तृतीय मंडल में हमें कुछ ऋग्वैदिक काल की शिक्षित महिलाएं भी या कवित्रियों के ज्ञान होता है कि उन्होंने भी क्या है, ऋग्वेद में रचनाओं में, सूक्तों की रचनाओं में क्या है, अपना योगदान दिया। तो कुछ स्त्री कवित्रियां हैं, जैसे घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, काश्वती और पोलेम सीची। ये नाम याद रखेंगे, ऋग्वैदिक काल के हैं। उत्तर वैदिक काल में भी क्या है, महिलाएं हैं जो सूक्तों की रचना करती हैं, उसकी बात हम उत्तर वैदिक काल में करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड जो स्त्रियां हैं जिन्होंने रचना की ऋग्वेद में, वो है घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, काश्वती और पोलेम सीची। ये पांचों नाम याद रखेंगे, ऋग्वेद काल से पूछे जा सकते हैं। उसमें उत्तर वैदिक काल की महिलाओं को भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मंडल है चतुर्थ मंडल, चौथा मंडल। चतुर्थ मंडल की रचना जो की गई वह वामदेव ऋषि द्वारा की गई, वामदेव या वामदेव कहें। और इसी चतुर्थ मंडल में कृषि का उल्लेख है, ओके। कृषि का उल्लेख है, कृषि के प्रकार बात की गई है, किस तरह कृषि की जाती है, उसकी बात की गई चतुर्थ मंडल में कृषि का। तो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र और चतुर्थ मंडल में कृषि का उल्लेख है, वामदेव ऋषि द्वारा रचित चतुर्थ मंडल। पंचम मंडल या पांचवा जो मंडल है वह अत्रि ऋषि द्वारा लिखा गया है, अत्रि द्वारा रचना की गई, ऋग्वेद में जोड़ा गया पंचम मंडल अत्रि ऋषि द्वारा। षष्ठम मंडल जो रचना की गई है ऋग्वेद के षष्ठम मंडल की, वह भारद्वाज ऋषि द्वारा की गई। किसके द्वारा, भारद्वाज। सप्तम मंडल की बात करें तो सप्तम मंडल का वशिष्ठ द्वारा रचना की गई है इसकी। और इसी सप्तम मंडल में हमें 10 राज्य युद्ध का ज्ञान होता है, यानी कि राजा सुदास एक तरफ और 10 राजा एक तरफ युद्ध लड़ते हैं, और सुदास के पुरोहित कौन होते हैं, वशिष्ठ, एक तरफ के पुरोहित विश्वामित्र। 10 राजाओं के जो समूह था, इसकी बात हम आगे करेंगे। सप्तम मंडल की ध्यान रखें, वशिष्ठ द्वारा 10 राज्य युद्ध का वर्णन इसी में मिलता है सप्तम मंडल में। तो मेनली जो वैदिक काल की बात करें वो और आर्यों के पारिवारिक पुस्तक कह सकते हैं आप, परिवार से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करें अष्टम मंडल, अष्टम मंडल जो क्या है, कण्व ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई, ऋग्वेद के अष्टम मंडल की कण्व। नवम मंडल पवमान, और इसी में सोम देवता या सोम रस की बात करें तो सोम रस का, सोम देवता के बारे में जानकारी जो कहां मिलती है हमें, नवम मंडल में मिलती है, पवनाम में। लास्ट दशम मंडल ऋषियों के समूह द्वारा इसकी रचना की जाती है, और इन ऋषियों के समूह का नेतृत्व जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, क्षुद्र सुक्ति और महासुक्ति द्वारा, क्षुद्र सुक्ति और महासुक्ति द्वारा। ये ऋषियों के समूह द्वारा ये मंडल की रचना की गई है, मिलने कोई स्पेशल नाम नहीं मिलता। इसमें एकेश्वरवाद का वर्णन है, और इसी में नदी सूक्त है, जो हम बात करते हैं कि गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार नाम लिया गया है ऋग्वेद में। तो इसी दसम मंडल में है नदी सूक्त, इसमें 25 नदियों की बात की गई है, ओके, 25 नदियों की याद रखेंगे। विपाशा नदी की बात इसमें नहीं है। तो नदी सूक्त में 25 नदियों की बात की गई है, दसम मंडल में इसका वर्णन हमें मिलता है, ओके। विस्तृत बात कर ली हमने, और याद रखेंगे प्रथम मंडल और दसम मंडल लास्ट में जोड़े गए हैं, पहले द्वितीय मंडल से नवम मंडल तक ही थे, ओके। तो ऋग्वेद काल की हम रचना की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञात होना चाहिए कि क्या है, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो ये रचना कैसे हो रही है, मस्तिष्क ज्ञान से, मन ज्ञान से, ठीक है। लिपि का ज्ञान आर्यों को नहीं था, सभी लोग आर्य पुत्र हैं, ठीक है। लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात कोई लेखन प्रणाली नहीं थी वैदिक युग में। तो ये रचनाएं और जो साहित्य थे वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पहुंचते होंगे, इतने लंबा कार्यकाल 1500 से 1000 BC सुनकर, ठीक है, सुनकर, ओके।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे पहुंचाते थे? सुनकर। आश्रम में बैठे ज्ञान दे रहे हैं, बांचा जा रहा है ज्ञान को, सुनकर क्या है, ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। ओके, याद रखेंगे, लिपि ज्ञान नहीं था, कोई लेखन प्रणाली नहीं थी। ठीक है, इसीलिए से क्या है, श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वैदिक साहित्यों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। सुनकर सुनकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे ऋग्वेद के मंडलों की बात हो गई। आगे और भी बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे। मेनली अभी हमने किसकी बात की? मंडल्स की। ओके, अब जो बात करेंगे हम कि जो ऋग्वेद का वैदिक युग, आर्यों के निर्माता थे वैदिक युग के, तो विभिन्न विद्वानों का मत क्या क्या रहा है कि वो कहाँ के निवासी रहे या कहाँ से आए। ठीक है, तो देखेंगे विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं जहां से विभिन्न विद्वानों ने क्या की, बात की है इसकी। तो हम आर्यों के मूल स्थान देखेंगे पहले। तो पहला क्या है, पुस्तक का नाम है रिटर्न ऑफ द आर्यंस। रिटर्न ऑफ द आर्यंस यानी कि रिटर्न ऑफ द आर्यंस पुस्तक के लेखक कौन है? रिटर्न ऑफ आर्यंस के पुस्तक के लेखक है भगवान दास डिडवानी। नाम याद करेंगे, पुस्तक का लेखक के नाम भी आ जाते हैं भगवान दास डिडवानी। ठीक है, भगवान दास डिडवानी रिटर्न ऑफ आर्यंस पुस्तक के लेखक। जर्मनी में जाकर इन्होंने शोध किया था आर्यों के ऊपर। इन्होंने पाया क्या, इनका मत था कि आर्य क्या थे, भारत से ही आए हुए थे, भारत के ही मूल निवासी थे। क्या थे? भारत के मूल निवासी। ठीक है, भारत के मूल निवासी, भारत के मूल निवासी। तो भगवान दास डिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में क्या लिखा, क्या पाया, क्या मत दिया कि आर्य जो थे भारत के ही क्या थे, मूल निवासी थे। ओके, नेक्स्ट जो बात करें हम, कुछ विद्वान मानते हैं कि पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान से आए भारत। ठीक है, अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब से वो इधर इस साइड आए, पूरब की तरफ आए। ओके, पश्चिम से पूरब की तरफ आए। ये किनका मानना है? दो लेखक हैं, एक फेमस साहित्यकार हैं संपूर्णानंद और दूसरे लेखक हैं अविनाश चंद्र दास। अविनाश चंद्र दास। अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद। संपूर्णानंद के बारे में हमने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य में नहीं पढ़ा होगा तो फिर क्या है, हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, जो बचपन से पढ़ाया था इंटर तक। संपूर्णानंद तो पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान से पूरब की तरफ आए। ये किनका मानना था? अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद का। क्वेश्चन किसी तरह भी पूछे जा सकते हैं मिलाने के लिए, या एक लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है तिब्बत का पठार, यानी किस व्यक्ति का मानना था कि आर्य तिब्बत के पठार से क्या है, भारत की तरफ आए। तिब्बत का पठार, यह मानना था आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? जब मॉडर्न इंडिया में पढ़ रहे थे 1875 में, बंबई में हुई थी। बाद में उसका केंद्र लाहौर बनता है। तो तिब्बत का पठार, यह किसके द्वारा बहुत बताया गया कि तिब्बत के पठार से आए? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह उल्लेख कहां किया है तिब्बत के पठार से आर्य आए? हमने जब मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे उसमें बात की थी हमने, एक पुस्तक की जो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है उनकी, याद रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश। तो इसी पुस्तक में क्या है,
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्यों के आगमन का यानी तिब्बत के पठार से आने का आगमन का क्या है उल्लेख किया है सत्यार्थ प्रकाश में। इस पुस्तक का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, मध्य एशिया के बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए। मध्य एशिया के बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए। यह किसका मानना था? किन विद्वानों ने माना कि मध्य एशिया के बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए? मैक्स मूलर और रीड। मैक्स मूलर और रीड। ओके। फोर्थ, मध्य एशिया से बैक्ट्रिया की तरफ आए मैक्स मूलर और रीड। मैक्स मूलर और रीड का मानना था क्या कि जो आर्यों का आगमन है वो मध्य एशिया से हुआ, बैक्ट्रिया क्षेत्र से। ठीक है, बैक्ट्रिया क्षेत्र से, यानी बैक्ट्रिया क्षेत्र वही है जिसे हम, जहां पर क्या है, आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र है या पूर्वी ढाल है। आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आल्प्स देखेंगे यूरोप में है। आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र, इसे यूरेशिया भी कहते हैं। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया का मिला जुला क्षेत्र है यह, इसलिए यह यूरेशिया भी कहा जाता है। आल्प्स का पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, मैक्स मूलर और रीड की बात हो गई। इन्होंने कहा कि मध्य एशिया बैक्ट्रिया से आए। नेक्स्ट, पामीर का पठार, जो मध्य एशिया में ऊपर पामीर का पठार है वहां से आर्य आए, यह किन विद्वानों का मानना था? पामीर का पठार एडवर्ड मेयर और कीथ। कौन है विद्वान? एडवर्ड मेयर और कीथ। ठीक है, तो एडवर्ड मेयर और कीथ का मानना है कि आर्य कहां से आए? पामीर के पठार से आए। अगली बात करें उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से आर्य भारत की तरफ आए, ये किनका मानना था? पुस्तक है द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस। कौन सी पुस्तक है? द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस। किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या है? बीजी तिलक की बात कर रहे हैं। बीजी तिलक ने माना क्या कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी इसी पर। द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस। ठीक है, द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस, बीजी तिलक। इसी पुस्तक में उन्होंने बात की क्या कि आर्य लोग कहां से आए? उत्तरी ध्रुव से आए, नॉर्थ पोल से आए। ठीक है, विजय तेजरा और भी किताब लिखी गई, जैसे गीता रहस्य, याद रखेंगे। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? बीजी तिलक की। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य क्या है? दक्षिणी रूस से भारत की तरफ आए। दक्षिणी रूस यानी बात करें आज की यूक्रेन की। ठीक है, यूक्रेन हमारा एरिया। तो ये है, कौन से विद्वान मानते हैं? गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस से मानते हैं गार्डन चाइल्ड, और पारकोनी। दो विद्वान हैं, दो लेखक हैं, पारकोनी। इन लोगों का मानना है क्या कि आर्य कहां से आए? दक्षिणी रूस से आए। दक्षिणी रूस यानी यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन में कुछ मृदभांड मिले थे 3000 बीसी के। कब के? 3000 बीसी के मृदभांड पाए गए थे, और उस मृदभांड से क्या है, इनका मत था कि आर्यंस भी परिचित थे। तो इस बिहार पर ये मानते हैं कि क्या है, दक्षिणी रूस से आर्यंस आए, यानी मेनली यूक्रेन से। हंगरी भी यूरोप में है। हंगरी से आर्यंस आए, ये किन विद्वान ने कहा? पी गाइल्स ने। पी गाइल्स
पी गाइल्स, हंगरी। ठीक है, डेन्यूब नदी घाटी से, वहां रहते रहे होंगे। डेन्यूब नदी है यूरोप में, याद रखेंगे। डेन्यूब रिवर कहां है? डेन्यूब घाटी, डेन्यूब घाटी में रहते थे। वहां से क्या है, हंगरी से पी गाइल्स का मानना है कि आर्यस भारत की तरफ आए डेन्यूब नदी घाटी से। डेन्यूब की बात करें, कई अंतर्राष्ट्रीय राजधानियों से होकर गुजरती है। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब, डेन्यूब नदी कई राष्ट्रों से, 6, 7, 8 राष्ट्रों से होकर गुजरती है। चूंकि यूरोप में क्या छोटे छोटे राष्ट्र हैं, उनसे होकर गुजरती है डेन्यूब नदी। तो आप बात हो गई हंगरी, पी गाइल से। जर्मनी, जर्मनी से आए आर्य, किसका मानना था? पेंका और हर्ट, दो राइटर हैं, पेंका और हर्ट। जर्मनी से आए, पेंका और हर्ट का मानना था। ये नाम याद रख सकते हैं मेनली, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कुछ भी। और ब्रह्मर्ष देश से पूरब की तरफ आए, ब्रह्मर्ष देश से पूरब की तरफ आए, यानी कि जिनका मानना था पंडित गंगानाथ झा। ब्रह्मर्ष देश कश्मीर को कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका मानना था क्या कि ब्रह्मर्ष देश, पंडित गंगानाथ झा का मानना था कि आर्यंस उधर से पूरब दिशा की तरफ बढ़े। ओके, तो ये तो 10 पॉइंट्स हो गए हमारे किसके, आर्यों के मूल स्थान के आने से, सिद्धांतों से, विद्वान से। ऋग्वेद का रचना मंडलों की बात की हमने आज के क्लास में। लेकिन बीजी तिलक जो मानते थे टाइम पीरियड, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब बीजी तिलक, ऋग्वैदिक सभ्यता का या वैदिक सभ्यता का जो वो कार्यकाल मानते थे, 6000 बीसी के आसपास मानते थे कि 6000 बीसी के समय क्या है, यह सभ्यता फली फूली, ठीक है, विकसित हुई। ऐसा वो क्या कर, ज्योतिष गणना के आधार पर बात करते थे। किसके आधार पर? ज्योतिष गणना। बहुत विद्वानों का मानना है 3000 बीसी। ठीक है, लेकिन मेनली जो हम पढ़ते हैं वो क्या, 1500 से 600 बीसी के बीच में वैदिक युग, उसमें ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल के 2 पार्टों में बांटकर बात करते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों की जो उत्पत्ति हुई, द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। किसका? द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत। द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? हाल। ठीक है, द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत देता है हाल। कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिमी साइबेरिया से आए। कहां से आए? पश्चिमी साइबेरिया, रूस का पार्ट साइबेरिया है, उसमें भी पश्चिमी पार्ट। ये किसका मानना है? मॉर्गन का। मॉर्गन। ठीक है, तो सिद्धांत बहुत सारे हैं, मेनली याद रखेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह हमने आज के क्लास में बात कर ली है ऋग्वेद के मंडलों की और आर्यों के आगमन की। कल बात करेंगे भौगोलिक क्षेत्रों की, सप्तसंधो प्रदेशों की, अफगानिस्तान की नदियों की। ओके, तो आज के इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।